कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी की जीत के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को इसका श्रेय दिया, उन्हें ढेरों बधाई दी और साथ ही पीएम मोदी ने विपक्षी पार्टियों को भी इस दौरान निशाने पर लिए। तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे और उसके बाद देखिए मोदी मोदी के नारे लगे और खासतौर से पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड जीत हासिल हुई है उसके बाद ये उत्साह कई गुना ज्यादा बढ़कर सामने आया। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। और देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। वहां की राजनीति में जिसे असंभव माना जाता था उसे कुछ इस तरह से संभव कर दिखाया, जिसके बाद जश्न की ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। बीजेपी ने टीएमसी को विधानसभा चुनाव में देखिए एक बहुत बड़े अंतर से मात दी है और जीत के बाद कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जश्न मनाया गया। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता देखिए किस तरह से झूमते, गाते, नाचते और जश्न में डूबे नजर आए। देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद बीजेपी के मुख्यालय के बाहर आप समर्थकों की ये भारी भीड़ देख लीजिए, जहां पर बांग्ला भाषा के गानों पर वो झूमते नजर आए, अपनी खुशी का इजहार करते नजर आए। राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें यहां पर हासिल की। हालांकि जो वोटिंग यहां पर हुई है वो 293 सीटों के लिए हुई है, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 2 अंकों में सिमट कर रह गई। उनका किला बीते कई सालों से जो अभेद था, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की जो 3 दशकों से सत्ता थी उसे हटाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की गद्दी पर बैठी थी, लेकिन उनका भी अभेद किला बीजेपी ने ढहा दिया। 3 बार के विधानसभा चुनाव में उन्हें चुनौती देने वाला कोई और दिखा ही नहीं था, लेकिन इस बार चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। टीएमसी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया, पश्चिम बंगाल में कमल खिला दिया गया और देखिए प्रचंड बहुमत, बम्पर जीत यहां पर बीजेपी के हिस्से में आई, खाते में आई। और देखिए चुनावी नतीजों के बाद सियासी हलचल और तेज यहां पर हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में चुनावी नतीजों को लेकर यह बड़ी बैठक हुई। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली का दौरा यहां पर कर सकते हैं। जीत का बड़ा फैक्टर यहां पर शुभेंदु अधिकारी भी रहे हैं, उनका अपना अनुभव, समर्थकों की वो लंबी फहरिस्त जिसने जीत में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और दिल्ली दौरा भी यहां पर उनका हो सकता है। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में देखिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को हार का जो सामना करना पड़ा है, तो वहीं ममता बनर्जी अपनी भवानीपुर सीट भी नहीं बचा पाई। इस सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक भवानीपुर सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,105 वोटों से ये हार दी है। शुभेंदु अधिकारी 2 सीटों से चुनावी मैदान में थे। नंदीग्राम सीट से टीएमसी की तरफ से पवित्रा को उम्मीदवार बनाया गया था। शुभेंदु ने इस सीट से 9,665 वोटों से जीत हासिल की है।
और वहीं भवानीपुर सीट जीतने पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व की लहर है, लोगों से बहुत ज्यादा समर्थन यहां पर मिला है। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा ये जो जीत सामने आ रही है ना, ये हिंदुत्व की लहर है। कितनी मुश्किल थी, कोई मुश्किल नहीं था। हिंदू पोलराइज हो गया है, कोई मुश्किल नहीं था। मुसलमानों का वोट नहीं मिला आप लोग? नहीं, एकदम नहीं मिला, एकदम नहीं मिला। एक वार्ड में ममता को 20,000 मिला, एक वार्ड में 20,000 एक वार्ड में 24,000 मुसलमान वोट गिरा, सब उनको मिला। और देखिए भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान भी सामने आया। अमित शाह ने कहा भवानीपुर की जनता को सलाम है, जनादेश ने साफ संदेश दिया है, अराजक शासक का ऐसा ही हश्र होता है। ममता बनर्जी की सरकार को यहां पर कटघरे में लिया और कहा कि ये जनाधार है, जनादेश है। शुभेंदु अधिकारी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने का पुराना जो बयान दिया था वो इस वक्त काफी सुर्खियों में है। दरअसल 2 अप्रैल को अमित शाह ने कहा था कि शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उन्हें भवानीपुर से चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। अमित शाह का कहना है कि ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ में घुसकर हराना है और अब नतीजों के बाद ये बयान एक बार फिर चर्चा में सामने आ चुका है। हमारे नंदीग्राम से लड़ना चाहते थे, मैंने शुभेंदु को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना है। और ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। कोलकाता में शाम 4 बजे का ये वक्त तय किया गया है जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी के साथ उनके भतीजे भी शामिल होंगे। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए अब तक वो वक्त पहुंचा रहे हैं जब ममता बनर्जी के जरिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर की जाएगी। तो दशकों दशक की ये सत्ता आभास से निकल चुकी है। 15 साल का एक जो कार्यकाल रहा, अब जनादेश यहां पर बीजेपी के पक्ष में आया। उसके बाद शाम 4 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस पर नजर बनी हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल में देखिए चुनावी नतीजे सामने आए, सियासी टकराव बढ़ा और ये घमासान तेज हो चुका है। आसनसोल सिलीगुड़ी में बवाल की खबर है। इलेक्शन ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, मौके की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। टीएमसी का दावा है कि सिलीगुड़ी में उसके कार्यालय को देखिए कैसे आग के हवाले कर दिया गया, जबकि आसनसोल में तोड़फोड़ की गई है। टीएमसी ने आगजनी की तस्वीरें भी कुछ इस तरह से शेयर की हैं। और इतना ही नहीं, टीएमसी ने मानिक तला में एक वार्ड अध्यक्ष जो कैंसर के मरीज हैं उनके साथ बेरहमी से मारपीट का भी आरोप लगाया है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के अहंकार में लोकतंत्र को कुचलने का बीजेपी का गंदा खेल शुरू हो गया है। ये 3 तस्वीरें इसी खबर से जुड़ी हुई हैं। हालांकि ये अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, अब इन आरोपों पर कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये जांच का विषय है। लेकिन सिलीगुड़ी में किस तरह से आगजनी हुई है, टीएमसी दफ्तर इस वक्त आपके सामने है दूसरी तस्वीर के तौर पर, तो ये आसनसोल की है जहां पर ये भयंकर बवाल देखिए सब कुछ तितर बितर। और कोलकाता की तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है जहां टीएमसी नेता पर हमले का आरोप लगाया है। और गृह मंत्री अमित शाह ने बम्पर जीत के लिए देखिए पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद कहा है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनाव से जुड़ी झलकियां भी शेयर की और इसे शेयर करते हुए लिखा थैंक यू बंगाल, यानी कि बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा करते हुए, धन्यवाद करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और जाहिर सी बात है पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ये ऐतिहासिक जीत मिली है जिसे लेकर कोलकाता से दिल्ली तक आप देख लीजिए, खुद जश्न की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़े उत्साह के साथ ये तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जिसका बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने स्वागत किया और इसे पीएम मोदी के नेतृत्व में मिली बड़ी जीत करार दिया है। बंगाल का सबसे बड़ा शोषण वहां की राजनीतिक दलों ने किया। पहले तो कम्युनिस्ट ने किया, 35 साल तक उन्होंने शोषण किया और उसके बाद ये ममता बनर्जी उसी प्रकार से, उससे भी ज्यादा तरीके से वहां के लोगों को प्रताड़ित करने का, उनको गरीबी की गुर्बत में पहुंचाने का काम
उन सरकारों ने किया है। बंगाल की जनता ने दिखा दिया कि उनका ये मतदान तुष्टीकरण के खिलाफ है, अहिंसा के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भय के खिलाफ है। आप देख रहे हैं बंगाल में जिस तरह से भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, घुसपैठिए, आए दिन हत्याएं, उन सभी का जवाब वहां की जनता ने दिया है। और जिस तरह से यहाँ पर तानाशाही का सरकार चल रहा था, लोग इस बार तय कर लिया था कि इस सरकार को एकदम जड़ से उखाड़ फेंकना है। और देखिए, शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर हमला सामने आया है। ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव पर उन्होंने निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि हम टीएमसी जैसी गुंडागर्दी नहीं करते हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी, ममता बनर्जी खत्म हो चुके हैं और अब यूपी में अखिलेश यादव भी खत्म होंगे। ये शुभेंदु अधिकारी की तरफ से देखिए इस जीत के बाद बयान सामने आया है। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके ऊपर पिटपाट करने का कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी किया 2021 में पोस्टपोल वायलेंस, इस तरीके से गुंडागर्दी हम लोग हिंदू लोग तो नहीं करता और हम लोग बीजेपी का एजेंडा में भी नहीं है। लूटा गया है, 100 सीट लूटा गया है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल में देखिए, बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली, लेकिन इसके पीछे कुछ फैक्टर्स भी हैं जिसने बंगाल में बीजेपी को जीत के इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा हकदार बना दिया, जहां पर बीजेपी की जीत की बुनियाद रखी गई है। फैक्टर नंबर 1 सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, फैक्टर नंबर 1 आपको बताएं तो ये टीएमसी के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, ये विरोधी लहर यहां पर सामने आई 2011 से लगातार 15 साल की सत्ता के कारण ये पैदा हुई। और साथ ही सत्ता विरोधी लहर का ही जिक्र करें तो इसमें एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार के आरोपों ने ममता बनर्जी को काफी नुकसान यहां पर पहुंचाया। बीजेपी ने भी इस बार सीधे व्यक्तिगत हमले ना करके ममता बनर्जी की जगह पूरे सिस्टम को यहां पर कटघरे में खड़ा किया और सिंडिकेट राज को यहां पर निशाने पर लिया। फैक्टर नंबर 2 भी आपको बताते हैं, यह है पश्चिम बंगाल में एसआईआर। जी हां, वही एसआईआर जो अब तक चर्चा में है और इसने एक बड़ी भूमिका निभाई। कैसे? दरअसल चुनाव से पहले हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर प्रक्रिया में बंगाल की मतदाता सूची से करीब 91 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए। एसआईआर को अवैध घुसपैठियों और ब्लैक वोट्स के खिलाफ यहां पर शुद्धिकरण अभियान के तौर पर पेश किया गया। वहीं पर फैक्टर नंबर 3 का भी जिक्र कर लेते हैं। ये 3 है, यानी कि महिला वोट बैंक, जहां पश्चिम बंगाल में इस बार महिला वोट काफी अहम रहा। इसके लिए टीएमसी की तरफ से लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं रही, तो वहीं बीजेपी ने भी केंद्रीय योजनाओं और महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे को भुनाया। इसके साथ ही संदेश खाली और आरजीकर जैसी वारदातों को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी ने चुनावी मैदान में उसे उतारा और महिला मतदाताओं को अपने पक्ष में किया। फैक्टर नंबर 4, जहां बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट सामने नजर आया। बीजेपी ने अपने बूथ मैनेजमेंट और ग्राउंड कैडर को फुल एक्टिव कर रखा था। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में बीजेपी ने अपना संगठन काफी मजबूत किया, इसमें भी कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने जिस तरह सुरक्षा बलों की तैनाती की, उससे फर्जी वोटिंग रोकने में काफी मदद मिली। फैक्टर नंबर 5 की तरफ रुख करें तो मतुआ समुदाय, जिसे नहीं भूला जा सकता है, पारंपरिक रूप से देखिए ये समुदाय बीजेपी का ही वोट बैंक माना जाता रहा है और इस बार भी बीजेपी ने इसे अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश की थी, जबकि टीएमसी ने स्थानीय मुद्दों और भरोसे के जरिए यह संतुलन साधने की रणनीति अपनाई। तो ये वो 5 फैक्टर है जिसने बीजेपी की जीत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और वहीं देखिए, भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार पर गृहमंत्री अमित शाह का क्या बयान सामने आया। अमित शाह ने कहा कि भवानीपुर की जनता को सलाम है, जनादेश ने साफ कर दिया है, एक बड़ा संदेश दे दिया है, अराजक शासक का ऐसा ही हश्र यहां पर होगा, ये अमित शाह के जरिए कहा गया है।
और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इतिहास रचा गया है, एक बार फिर सियासी उलटफेर हो गया। 15 साल पहले ममता बनर्जी ने 30 साल पुराने लेफ्ट के शासन को खत्म कर दिया था और अब बीजेपी ने ममता दीदी की सरकार को सत्ता से आउट कर दिया है। और देखिए, इस जीत के जितने तमाम फैक्टर्स हैं ना, उसमें शामिल है मोदी शाह की रणनीति, जिसने ऐसी सुनामी यहां पर लाई कि बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा देखिए किस तरह से पार कर गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। सरकार तो बीजेपी भागुआ अब तो एक्सपेक्टेड, हम लोग देख लिया ना, हिंदू ईवीएम बीजेपी। पश्चिम बंगाल ने फिर पलट दी सरकार, बीजेपी का पलटोना दरकार। चाहे बीजेपी सरकार का नारा बंगाल के लोगों ने साकार कर दिया। 2011 तक शून्य पर रहने वाली पार्टी ने 2016 में 3 सीटों से खाता खोला था और 2021 में 77 सीटें जीतकर धमाका किया था और 2026 में बहुमत हासिल करते हुए इतिहास रच दिया और ममता बनर्जी के एक छत्र माने जाने वाले राज को समाप्त कर दिया। 2021 में ममता के हाथों मात खाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जमीन नहीं छोड़ी, लोगों के मुद्दे उठाते रहे और ममता सरकार को लगातार घेरते रहे। उधर ममता बनर्जी केंद्र पर आरोप लगाकर लोगों की सहानुभूति हासिल करने की पूरी कोशिश करती रही, लेकिन आखिर में बाजी बीजेपी मार ले गई। आह का परिणाम है, भ्रष्ट क्रूर सत्ता का दुष्परिणाम है। ये मां माटी मानूस का दर्द यहां आ गया। मोदी का विश्वास सभी पे छा गया। जब वोट डालने की आजादी मिली, सबका साथ विकास प्रयास से सज गया। टीएमसी के लोग बोल रहे हैं कि रसगुल्ला घर में पहुंचाऊंगा, कोई गेट के बाहर मत निकलना, गेट बंद करके रखना। तो ये कहीं ना कहीं ये माइंडसेट अगर है आपके सरकार का, तो कोई भी चाहेगा ना कि हमको थोड़ा फ्री जीना है, हमको ऐसे बंद के नहीं जीना है। आज लोगों के दिल के ये भाव जागे, ममता बनर्जी किसी और रास्ते पर चल रही हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से, किसी भी तरह भ्रष्टाचार गुंडा राज के माध्यम से किसी तरह राजनीति चले, ममता बनर्जी उस रास्ते पर काम कर रही थी। अभी तक पश्चिम बंगाल में एक भी मौत की खबर नहीं आया। पश्चिम बंगाल की जनता स्वतंत्रता का बाद ऐसे चुनाव देखा नहीं। ये लोकतंत्र की जीत है। इस जीत के 2 धुरंधर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नैरेटिव और रणनीति सेट की, तो अमित शाह ने उस नैरेटिव और रणनीति को जमीन पर उतारकर जोड़ा फूल को हराने का ग्राउंड तैयार किया। पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के रंग में रंग गए थे। हुगली नदी में बोटिंग, बाजार में खरीदारी, झालमुड़ी खाते हुए बंगाल के लोगों से चर्चा, फुटबॉल खेलते हुए और बंगाल की संस्कृति के साथ समागम। हम तो रास्ते से जा रहे थे, झाल मुरही खा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, झाल मुरही खा रहे थे, बंगाल को जा रहे थे। दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें, दीदी मिर्ची लगे तो हम क्या करें। वो लगातार ये बता रहे थे कि बीजेपी को बंगाल के लोगों का साथ मिला तो बंगाल विकास की रफ्तार पकड़ेगा और वो अपनी रैलियों में लगातार याद दिला रहे थे कि बंगाल को किन चीजों से आजादी चाहिए। हम सब मिलकर बंगाल को हर बेड़ी से आजादी दिलाएंगे। आजादी हिंसा और दंगों से, आजादी टीएमसी के भय और भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी घुसपैठ और घुसपैठियों से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी तुष्टीकरण और परिवारवाद की बीमारी से। साथियों, यही वो आजादी है
21वीं सदी में बंगाल का पुराना गौरव फिर से लौट आएगी। 2021 में जब 77 सीटें मिली थी तब बीजेपी को यही लगा था कि एक धक्का और बीजेपी विपक्षी दलों से सरकार तक पहुंच सकती है। इसीलिए तभी से 2026 की तैयारियां शुरू कर दी गई थी और बीजेपी ने अपना पूरा फोकस ग्राउंड वर्क पर शिफ्ट कर दिया। हवाई दावों के बजाय कागज और जमीन पर एक एक वोटर का हिसाब रखा जाने लगा। अमित शाह ने खुद पश्चिम बंगाल के 44,000 से ज्यादा पोलिंग बूथों की मॉनिटरिंग अपने हाथ में ली। 152 अहम विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया। इन सीटों पर बूथों को 3 हिस्सों में बांटा गया। स्ट्रॉन्ग बूथ यानी मजबूत बूथ, फोकस्ड बूथ यानी जहां टक्कर कांटे की रही, और वीक बूथ यानी वो कमजोर बूथ जहां सबसे ज्यादा काम करना था। चुनावी नतीजे बता रहे हैं कि अमित शाह के पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष मॉडल ने टीएमसी के कैडर पर मजबूती हासिल की। फुटबॉल या हॉकी की तरह मैन टू मैन मार्किंग की। पन्ना प्रमुख सिस्टम के तहत एक एक कार्यकर्ता को सिर्फ 30 से 60 वोटर्स को संभालने की जिम्मेदारी दी गई, यानी एक पन्ना प्रमुख को महज 10 से 15 परिवारों पर नजर रखनी थी। उनका काम सिर्फ पर्चे बांटना नहीं था, उनका काम था चुनाव के दिन हर हाल में इन वोटर्स को उनके घरों से निकालकर पोलिंग बूथ पर सुरक्षित पहुंचाना। इसके अलावा कई बूथों को मिलाकर शक्ति केंद्र बनाए गए और हर बूथ पर 15 से 20 नए वोटर्स जोड़ने का एक सख्त टारगेट फिक्स किया गया। इस जमीनी माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति थी टीएमसी के उस काडर को तोड़ना जो थोक के भाव में वोटों को कंट्रोल करता था। दिल्ली में बैठे सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव जैसे टॉप रणनीतिकारों ने इस पूरे नेटवर्क की पल पल की मॉनिटरिंग की। इसी का नतीजा था कि 2026 के पहले फेज के चुनाव में कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में 93% से 96% तक का ऐतिहासिक मतदान दर्ज किया गया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव ने एक और पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने संगठन को मजबूती की, क्योंकि वहां पर अलग अलग समय पर महत्वपूर्ण नेताओं को भेजा गया, बैठकें होती गई। दूसरी ओर यह भी नैरेटिव पूरे राज्य में फैलाया कि राज्य सरकार जमीन नहीं दे रही है बीएसएफ को फेंसिंग के लिए और पूरे राज्य की डेमोग्राफी बदल रही है। इसी मुद्दे को चुनावी प्रचार अभियान के दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, गृह मंत्री अमित शाह ने और पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में जिक्र किया और कमोवेश रणनीतिकार यही मान रहे हैं कि इसका बड़ा प्रभाव इस बार चुनावी जीत में बीजेपी की पश्चिम बंगाल में पड़ा है। आज बनगांव से मैं डंके की चोट पर घुसपैठियों को चेतावनी देना चाहता हूं। जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा। टीएमसी किसी भी घुसपैठियों को बचा नहीं पाएगी। 4 लेयर स्ट्रेटेजी को अपनाया गया। पहली लेयर में बीजेपी ने हाई विजिबिलिटी नेताओं को रखा, मतलब मोदी, शाह, योगी की रैलियां और रोड शो। दूसरे लेयर में बूथ स्ट्रेंथनिंग, तीसरे लेयर में सीनियर लीडर्स का डिप्लॉयमेंट, चौथे लेयर में सिक्योरिटी का पक्का इंतजाम। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में 27 अप्रैल तक डेरा डाल दिया। 21 अप्रैल की रात को उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रवासी पदाधिकारियों के साथ होटल के एक बंद कमरे में बैठक की। इस बैठक में संगठनात्मक डिवीजन के 5 जो डिवीजन आती हैं उसके 13 जिलों के पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की और दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई। पीएम मोदी ने 18 रैलियां और 3-4 रोड शो किए। अमित शाह ने 43 रैलियां और 11 रोड शो किए। हर बूथ पर 10 से 15 अतिरिक्त वोट जोड़ने का टारगेट रखा गया, जिससे एक विधानसभा क्षेत्र में 2500 से 45 वोट बढ़ाने की योजना थी। सांसदों को लोकल कोऑर्डिनेशन के लिए लगाया। आरएसएस के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए दूर दराज गाँवों तक पहुँच बनाई गई और बाकी कसर
पूरी करने के लिए ममता सरकार के खिलाफ खड़े मुद्दे थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के काम से सुविधाएं भी बनती है और रोजगार भी बनते हैं, लेकिन हालत ये है कि पश्चिम बंगाल में 16 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहां की सरकार अटकाए हुए है। कमजोर सीटों की पहचान कर खास रणनीति बनाई गई, खासकर वहां जहां वामपंथ कमजोर हो रहा था। इसमें पश्चिम बंगाल में सक्रिय वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी बहुत अहम रही, जिन्होंने पिछले 5 सालों में एक ऐसी पटकथा पहले से लिखकर रखी थी जिसके आधार पर ममता बनर्जी के बंगाली वर्सेस बाहरी वाले हमले का जवाब आसानी से दिया जा सके। लेकिन इस दौरान एक खबर जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। ममता बनर्जी ने मारपीट का दरअसल आरोप लगाया है। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए ये खबर पहुंचाते ममता बनर्जी ने दावा किया कि भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ बदसलूकी की गई, मारपीट की गई, धक्का दिया गया। सीसीटीवी भी बंद करने का दावा ममता बनर्जी के जरिए किया गया। बीजेपी ने ममता बनर्जी के हालांकि इस आरोपों को बेबुनियाद बताया है, हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ assured me they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. गांव की कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। और देखिए, ममता बनर्जी ही नहीं, बंगाल सरकार के कई दिग्गज मंत्री भी चुनावी मैदान में उतरे लेकिन हार गए, जिनमें महिला बाल विकास मंत्री शशि पांजा हैं, अग्निशमन मंत्री सुजीत बसु भी हैं, स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य भी हार उन्हें हासिल हुई, शिक्षा मंत्री ब्रत्या बासु, वहीं पर ग्रामीण विकास राज्य मंत्री बेचाराम मन्ना, खेल मंत्री अरूप विश्वास, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रतन घोष और सुंदरबन मामलों के मंत्री बंकिम चंद्र हाजरा शामिल हैं। बंकिम चंद्र सुंदरबन मामलों के मंत्री रहे और उन्हें यहां पर हार का सामना करना पड़ा। तो ये वो दिग्गज चेहरे रहे जिन पर जनता ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है और दोनों को महिला विरोधी करार दिया है। कांग्रेस, टीएमसी और डीएमके को बहनों बेटियों ने सजा दी है। केरलम में लेफ्ट के 10 सालों के कुशासन का फायदा कांग्रेस को जरूर मिला है, लेकिन मुझे विश्वास है केरलम की बहनें भी अगले चुनावों में कांग्रेस को जरूर सबक सिखाएगी। साथियों, जिस समाजवादी पार्टी ने संसद में महिला आरक्षण को रोका है, उसे भी यूपी की महिलाओं का आक्रोश सहना पड़ेगा। महिला विरोधी समाजवादी पार्टी कुछ भी करके अपने पाप को कभी धुल नहीं पाएगी। और देखिए, बंगाल की राजनीति में इस बार जो कुछ भी हुआ उसने कई दशकों की धारणाओं को पूरी तरह से तोड़ दिया। बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वो भी ऐसे वक्त में जब तृणमूल कांग्रेस सत्ता बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। लेकिन इस चुनाव की असली कहानी मंचों पर नहीं, जमीन पर लिखी गई, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रणनीति ने सियासी हवा का रुख ही बदल दिया।